सिद्धांत के बारे में। देखिए पहला तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछा गया है और कई कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि जो है मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसने दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था लॉरेंस कोलबर्ग का। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पहली चीज तो यही होगी। अब इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं आखिरकार इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या बातें दी गई है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कोलबर्ग जी के बारे में। तो ये रहे आपके कोलबर्ग, थोड़ी फोटो इस बार इनके जवानी की लगाई हुई है, ठीक है। तो कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस देश के निवासी थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे कोलबर्ग। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक। यहां तक आप लोग समझे। अब जो नैतिकता का सिद्धांत दिया है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, बेसिकली नैतिकता होती क्या है, पहले इसके बारे में तो देखिए कि नैतिकता होती क्या है, जो मोरलिटी होती है वो होती क्या है। देखिए सिंपल सा समझिए, जब हमें सही और गलत की पहचान होती है, जिस गुण की वजह से हमें सही और गलत की पहचान होती है, उसको कहा जाता है नैतिकता, उसको कहा जाता है। जैसा हमको बताया जाता है कि भाई चोरी करना क्या होता है, चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना क्या बात है, बुरी बात है, गलत बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये भी आपका नैतिकता के अंदर आ जाएगी, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता चल रहा है कि चोरी करना क्या है, बुरी बात है। तो वह गुण जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, यही होती है नैतिकता, यही होती है आपकी मोरलिटी, ठीक। अब आगे देखते हैं नैतिकता के बारे में कि बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देखिए। अब आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आप लोगों ने नैतिकता कहां से सीखी, आपको किसने बताया कि ये चीज सही होती है, ये चीज गलत होती है, आपको कहीं ना कहीं आपके किसने बताया, आपके घर वालों ने आपको बताया, आपके स्कूल के अंदर आपके टीचर ने आपको बताया, या फिर आपके जो पास पड़ोस में है या रिश्तेदार है उन्होंने आपको चीजें बताई, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सभी किसका भाग है, ये सभी भाग है आपके समाज का, ये सभी चीजें समाज के अंदर आती है। तो नैतिकता की जानकारी हमको किसने दी, नैतिकता की जानकारी दी हम इनको समाज ने, सामाजिक परिवेश ने हमको बताया कि कौन सी चीज नैतिकता की है और कौन सी चीज अनैतिकता की है, ठीक। यहां तक आप लोग समझ गए नैतिकता के बारे में, और बेसिकली इसी के बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो कोलबर्ग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इसके ऊपर, उसमें से एक बड़ा एक्सपेरिमेंट मतलब जो फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हुआ था आपका हिंज वाला। आई होप आप लोगों ने कुछ इसकी कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी तो एक बार दोबारा सुन लो, ठीक। देखिए, और आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन भी रहेगा, देखते हैं कितने लोग उसका सही आंसर बता पाएंगे। देखिए एक बड़ी फेमस कहानी है, एक महिला थी यूरोप के अंदर, इनकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। अब इनकी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर ने एक दवाई लिख दी कि भाई सिर्फ यही एक दवाई है जिनसे इनकी जान बच सकती है। अब इसको ध्यान से सुनते जाना, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं। तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी कि इस दवाई से इनकी जान बच सकती है और किसी दवाई से नहीं बचेगी। तो जो एक हिंज थे, जो इनके हस्बैंड थे, इनके पास पैसे कम थे, इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाता हूं, उसको मनाता हूं। तो ये यहाँ पर क्या थे, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस दवा का आविष्कार करा था, सिर्फ इन्हीं के पास ये दवा थी, ठीक है, और किसी के पास ये दवा नहीं थी। तो हिंज के पास आए, हिंज ने कहा प्लीज मुझे दवाई दे दो, अगर आपने मेरी दवाई नहीं दी तो मेरी वाइफ की मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी उनकी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास अभी आधे पैसे आधे ले लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने इतनी मेहनत से दवाई बनाई है, ठीक है, इतनी मेहनत लगी, इतना पैसा लगा, इतना डेडिकेशन मेरा लगा है, मैं आपको क्यों दे दूंगा। तो इसने इसको देने से मना कर दिया। तो हिंज ने क्या काम करा, हिंज ने चोरी कर ली, क्या करी, दवाई की चोरी करी, और चोरी करने के बाद अपनी वाइफ को दे दी और उसकी जान बच गई, ठीक। तो बेसिकली आप लोग इस कहानी के बारे में समझे। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, और देखिए इसके दो ही आंसर आएंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या हिंज ने सही काम करा, हिंज ने क्या काम करा, चोरी करी। तो हिंज ने सही काम करा। अब आप में से कुछ तो जवाब देंगे, क्या देंगे कि सर जी बिल्कुल सही काम करा, अगर वो चोरी नहीं करता तो बेचारे की वाइफ मर जाती। तो कुछ में से आप इसको चोरी को क्या कहोगे, चोरी को सही बताओगे। आप में से कुछ लोग इसको क्या बताओगे, गलत बताओगे कि सर नहीं उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसे ही सब चीज हर कोई चोरी करके चीजें लेने लगेगा तो आगे क्राइम बढ़ते जाएंगे। फिर इस आदमी ने जो इतनी मेहनत करी थी, इतना अपना पैसा लगाया था, वो तो बेचारे की वेस्ट हो गई ना। तो चोरी के बेस पे तो हम किसी काम को नहीं कर सकते ना, तो चोरी करना गलत है। तो देखो कुछ ने तो सही माना चोरी को कि चोरी करना सही है, उससे उसकी जान बच गई, और कुछ ने इसको गलत माना। तो बेसिकली यही से नैतिकता का पता चल जाता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। ये बहुत बढ़िया एक प्रयोग था जो हिंज के नाम से बड़ा फेमस है, और एग्जाम में हिंज भाई साहब कई बार देखने को भी मिल जाते हैं। तो इस कहानी को आप लोग समझ गए। अब बताओ आप लोग किसके साथ जाओगे, चोरी करने के साथ जाओगे या उसकी वाइफ के साथ जाओगे, उसकी जान के साथ, वाइफ की, ठीक है। ये कहानी होगी। अब देखिए, अब इस कहानी से संबंधित आपके कई महत्वपूर्ण टर्म्स निकलती है, उनको जानना जरूरी है। देखो कुछ दो कंसेप्ट है, इनको देख लीजिए। एक होता है आपका मोरल डिलेमा,
मोरल डिलेमा को समझिए क्या होता है। नैतिक दुविधा हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है। जब सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता कोई आदमी, जब कोई आदमी सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता, वो दुविधा के अंदर फंसा रहता है, इसी को कहा जाता है नैतिक दुविधा। वो कैसे? अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो ये वो क्या हो गया? वो नैतिक दुविधा के अंदर फंस गया। कौन फंस गया? हिंज नैतिक दुविधा के अंदर फंस गया कि यार अगर मैंने दवाई की चोरी कर ली तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जेल में मुझको डाल देगी, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, और अगर चोरी नहीं करेगा तो यार मेरी वाइफ मर जाएगी, मेरी बीवी मर जाएगी। तो हिंज क्या फंस गया? हिंज क्या हो गया? दुविधा के अंदर फंस गया कि यार मैं दोनों में से क्या काम करूं। तो हिंज यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये होती है आपकी बेसिकली मोरल डिलेमा, यानी कि नैतिक दुविधा। एक और एग्जांपल समझो आप। मान लीजिए आप में से किसी लड़की का रिश्ता आ गया, ठीक है, और रिश्ते के अंदर एक तो आ गया सलमान खान का रिश्ता, दो रिश्ते आ गए, और एक आ गया आपका रणबीर कपूर का रिश्ता। पहली बात तो लड़की खुश हो जाएगी, ओ माय गॉड, मतलब इतना रिश्ता कैसा आ गए बड़े बड़े आदमियों के। लेकिन आपके लिए मान लीजिए आ गया किसी लड़की के लिए, तो लड़की क्या हो जाएगी? वो नैतिक दुविधा के अंदर फंस जाएगी कि यार अब इन दोनों में से किसका रिश्ता मैं लूं? सलमान खान भी सही है, रणबीर कपूर भी सही है। तो बेसिकली दुविधा के अंदर फंस गया। आपने देखा होगा कभी कभी आपके दो एग्जाम एक साथ पड़ जाते हैं, दो एग्जाम की डेट कभी कभी सेम डेट पड़ जाती है, एक ही डेट को दोनों एग्जाम पड़ जाते हैं। उसके अंदर बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यार ये वाला एग्जाम भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और दोनों सेम डेट को पड़ गए, मैं कौन से एग्जाम की तैयारी करूं? तो बेसिकली आप इसके अंदर फंस गए। आप लोग नैतिक दुविधा के अंदर फंस गए, मोरल डिलेमा के अंदर आप लोग फंस गए, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप इसके अंदर। तो मोरल डिलेमा को आप लोग समझ गए, कई एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए। अगला है आपका मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कना। मोरल रीजनिंग के अंदर आदमी डिसीजन ले लेता है कि यार इनमें से मैं ये वाला डिसीजन लूंगा, यानी सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको नैतिक तर्कना कहते हैं। और सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने किसको चुना था? चोरी को चुना था, कि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती। तो हिंज ने किसको चुना? चोरी को चुना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? बेसिकली यहां पर उसने हिंज ने डिसीजन ले लिया। जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने क्या डिसीजन ले लिया कि यार मैं तो रणबीर कपूर को सिलेक्ट करूंगी, सलमान खान तो बूढ़ा हो गया है, इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के दो एग्जाम की डेट एक साथ पड़ेगी, तो आदमी सोचेगा पहले मैं उस एग्जाम को दूंगी दोनों में से, या दूंगा जिसकी तैयारी मेरी सबसे ज्यादा है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर आदमी क्या लेता है? इसके अंदर डिसीजन लेता है अपना, ठीक। तो ये होता है आपका मोरल रीजनिंग, होता है आपका नैतिक तर्कना। तो मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग, आई होप आप लोग इन दोनों के बारे में समझ गए होंगे। बड़े आसान थे और बहुत महत्वपूर्ण भी थे, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे। कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। नैतिकता के कितने लेवल बताए? 3 लेवल बताए। लेकिन जो इन्होंने स्टेजेस बताई है, जो अवस्था बताई है, वो बताइए 6 अवस्था। जैसे जीन पियाजे थे, उन्होंने अवस्थाएं बताई हुई थी, उसी तरीके से कोलबर्ग ने भी अवस्थाएं बताई है। तो जीन पियाजे ने कहा था जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जिस अवस्था में जाता है, तो उसी तरीके से उसका विकास होता है। तो कोलबर्ग ने भी यही कहा था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसके अंदर नैतिकता किस किस तरीके से आती जाती है, ये हम पढ़ेंगे हम इन लेवल के बारे में, यानी कि इनकी अवस्थाओं के बारे में, जो है टोटल 6। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 3 तो लेवल होते हैं, और इन्हीं लेवल की एक लेवल की 2 अवस्थाएं होती है, तो 6 अवस्थाएं होती है टोटल, ठीक। चलिए बात करते हैं अब इनके बारे में एक एक करके। पहला लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो होता है लगभग 4 साल से लेकर 10 साल तक का, यानी जो बच्चा 4 साल से लेकर 10 साल तक का होता है, वो होता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहा जाता है। अब आप कहोगे सर जन्म से लेकर 4 साल तक का बच्चा इसके अंदर क्यों नहीं है? देखो, 4 साल तक के बच्चों को नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसको क्या पता है? आपके घर में भी होगा 4 साल का बच्चा, आप उसको अगर मान लीजिए उसको गुस्सा आ गया, तो छुटते आपके मुंह पर भी मार देगा, कमर में मार देगा, सर में मार देगा। उसको पता ही नहीं नैतिकता कि बड़ों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप 4 साल के बच्चे को खिलौना दे दो, तो खिलौने को भी बच्चा क्या काम कर देगा? तोड़ देगा। जबकि गलत बात होती है ना, खिलौने को तोड़ना गलत बात होती है, लेकिन बच्चों को पता थोड़ी है कि ये गलत बात होती है। तो इसलिए जन्म से लेकर 4 साल तक के को नैतिकता के अंदर नहीं रखा गया, इसके बाद ही रखा गया, ठीक है। तो पहला लेवल होता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसके अंदर क्या होता है? इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता, यानी 10 साल तक के बच्चों को इसके बारे में भी यहां तक नहीं पता होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना जो होती है, जो नैतिकता होती है बच्चे के अंदर, वो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अगर जो दूसरे मानक कैसे, हमारे घर के अंदर हमारे पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, रिश्तेदार हो गए, उन्होंने कहा ये काम सही है तो ये काम सही है, ये काम गलत है तो ये काम गलत है, ठीक है। तो सही गलत के बारे में इस अवस्था के अंदर बच्चों को नहीं पता होता, सिर्फ दूसरों के मानकों के अकॉर्डिंग करता है। ये पहला लेवल है, और इस लेवल के कितने भाग है? 2 भाग है।
3 लेवल है और तीनों लेवल के दो दो भाग है, टोटल आपकी 6 अवस्थाएं हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो इनकी ये जो भाग दिए हुए हैं, अब इनके बारे में एक एक बात करके बात करते हैं। पहला है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। यानी इस अवस्था के अंदर बच्चों की जो नैतिकता किस पर रहेगी, पनिशमेंट पर रहेगी या फिर आज्ञा पालन पर रहेगी। वो कैसे, देखिए वो रहेगी जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा, जैसा आप लोगों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे क्या मिलेगी, उसे सजा मिलेगी, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो बच्चों की नैतिकता किस पर रहेगी, बच्चों की नैतिकता रहेगी पनिशमेंट पर, कि अगर हिंज चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है और आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, आपके घर में कितने बच्चे कितने कह रहा हूं मैं, कैसे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, मान लीजिए 10 साल तक का बच्चा है। अगर मेहमान को उसने नमस्ते कर दिया, उसके पैर छू लिए, तो सब आप उसको क्या मिलती है, शाबाशी मिलती है। ठीक है, अरे देखो कितनी आज्ञा मानना है, कितना संस्कारी बच्चा है, आप भी उसको शाबाशी देते हो। अगर मेहमान को किसी ने नमस्ते नहीं करी, किसी ने पैर नहीं छुए, नमस्ते नहीं करी, तो मेहमान के जाने के बाद ही या तो कुछ उस बच्चों को सुनाओगे या फिर उस बच्चे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं कि तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। ठीक है, तो बेसिकली जो नैतिकता है 10 साल के बच्चों को पता ही नहीं है यहाँ पर, तो बेसिकली जो नैतिकता रहेगी किस पर रहेगी, अगर उसने उसको नमस्ते किया तो समझ लो भाई आज्ञा पालन उसको कर रहा है, नमस्ते नहीं कर रहा तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा कि नमस्ते कर जाकर। ठीक है, तो पहली अवस्था हुई आपकी। आगे देखते हैं इसकी दूसरी अवस्था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग अवस्था है। देखिए दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। देखिए सिंपल सा समझिए इस अवस्था को, ये होती है जैसो को तैसी की अवस्था। इस अवस्था को कहा जाता है जैसो को तैसा, यानी टिट फॉर टैट, जैसा तुम्हारे साथ कोई करेगा ऐसा ही तुम भी उसके साथ करोगे। इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वह खुद करेगा। देखो ये वाली बात लिखी हुई है। आप देखो 10 साल तक का बच्चा है, आप लोग भी जब 10 साल तक स्कूल के अंदर रहे होंगे, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने एक बच्चे का पेन तोड़ दिया तो दूसरा बच्चा भी क्या कहेगा, अच्छा तूने मेरा पेन तोड़ दिया, ले मैं भी तेरा पेन तोड़ देता हूँ, ला मैं तेरी ज्योमेट्री को तोड़ देता हूँ या मैं तेरी कॉपी को फाड़ देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूंगा। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ये जैसे की तैसी, जैसे को तैसी की अवस्था कहा जाता है, टिट फॉर टैट। ये आपकी होती है दूसरी अवस्था होती है, पहले लेवल की आपकी दूसरी अवस्था होती है। अब बच्चे को देखो इसके अंदर नैतिकता का उसको पता ही नहीं है कि भाई अगर उसने तोड़ दिया तो तुम उसका मत तोड़ो, ये गलत बात होती है। उसने गलती से तोड़, उसने जानबूझकर तोड़ दिया लेकिन तुम मत करो ऐसा। बच्चा कहेगा अगर मेरा तोड़ोगे, मेरे साथ गलत करोगे तो मैं भी गलत करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने भी स्कूल के अंदर ऐसा काम किया होगा। ठीक है, हमने तो खैर किया ही किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, तो इसको आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं, जैसे मैं स्कूल में था जब, तो मेरे टिफिन को जो मेरे दोस्त थे जो साथ में पढ़ते थे, लड़के लड़कियां जैसे, तो मेरे टिफिन को खाते थे। मेरा टिफिन सबसे बढ़िया रहता था क्लास में, तो मैं फिर उनके टिफिन को खाता था जिन जिन का सही रहता था, यानी जैसे को तैसे हो गया ना, टिट फॉर टैट। तो 10 साल तक की उम्र में ऐसा खूब चला है। अगला लेवल आ गया आपका कन्वेंशनल स्टेज। अब बच्चा कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आ गया, यानी बच्चा लगभग 10 साल से लेकर 13 साल तक का बच्चा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब देखो उसके अंदर नैतिकता कैसा आएगी। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग सही और गलत का डिसीजन लेता है। कैसे, जैसे मान लीजिए दूसरे लोग कौन हो गए, मम्मी पापा टीचर हो गए, ये सब दूसरे लोग हो गए। अगर इन्होंने कहा ये काम सही है, ये बात सही है तो ये बात सही है, ये बात गलत है, ये काम गलत है तो ये बात गलत है, तो इस चीज को सही गलत को उस यानी दूसरे लोगों के मानकों को उसने अपने अंदर समावेशित कर लिया। ये होता है आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। जैसा जैसा दूसरों ने कहा, मम्मी पापा ने कहा और किसी ने कहा, उसको अपने अंदर समावेशित कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस लेवल की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर पहली होती है आपकी गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। ये आपकी इसी स्टेज के अंदर होती है। आप लोग भी स्कूल के अंदर जब रहे होंगे तो आप लोगों के अंदर भी अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता रही होगी कि भाई अगर हमने एग्जाम अच्छे तरीके से दिया, स्कूल में टॉप करा, तो सब हमको शाबाशी देंगे। उसके अलावा मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल रहा, तो अपने सर्कल के अंदर आप लोग लीडर बनने की कोशिश करते रहे होंगे कि ठीक है कि उनका आगे ज्यादा बढ़िया तरीके से पेश आ पाए। तो जो अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता होगी वो आपकी ये वाली अवस्था होगी। ठीक, अगली अवस्था है आपकी चौथी अवस्था। देखिए चौथी अवस्था में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर बच्चा भी 13 साल तक का ही है। चौथी अवस्था होती है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के पापा का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करने पर, इसके बच्चे के पापा ने रेड लाइट को पार करा और किसी बच्चे के पापा का एक्सीडेंट हो गया।
अब बच्चों को ये वाली बात बताई कि बेटा रेड लाइट पार नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जब रेड लाइट ग्रीन हो जाए तभी पार करनी चाहिए। तो बच्चे ने समझ लिया कि रेड लाइट पार करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, मौत हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या काम कर रहा है, बच्चा जो कानून होता है, जो सामाजिक व्यवस्था होती है, उसको बनाए रखने की भावना विकसित करता है यहाँ पर इस वाली अवस्था के अंदर। इसको समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। अब बच्चा और बड़ा हो गया। अब कौन सी स्टेज के अंदर बच्चा आ गया? अब बच्चा आ गया आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। अब बच्चा हो गया आपका 13 साल से ऊपर तक का बच्चा आपका हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा कोई भी होगा वो जो डिसीजन होगा वो खुद से लेगा, डिसीजन खुद से लेगा, ना ही वो समाज के जरिए लेगा, ना ही किसी और के जरिए लेगा। मान लीजिए समाज अगर किसी चीज को सही कहता है, किसी चीज को गलत कहता है, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, उसे जो सही लगेगा वो खुद परखेगा, जांचेगा, तभी वो डिसीजन ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। मान लीजिए दहेज प्रथा, ठीक है। तो दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। समाज के अंदर सभी को पता है कि क्या है, एक सामाजिक बुराई है, लेकिन फिर भी दहेज लिया जाता है और दिया भी जाता है। तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों ही इस काम को करते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़का है, तो वो इसमें क्या काम करेगा, वो डिसीजन खुद से लेगा। वो क्या काम कहेगा अपने घर वालों से कि नहीं, पापा या मम्मी जो भी कहेगा कि देखो दहेज प्रथा क्या है, एक बुराई है, और आपने शुरू से ही मुझे बताया है कि बुरे काम आपको नहीं करने चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी, आपको किसी से उल्टी सीधी बात नहीं करनी, अभद्र व्यवहार नहीं करना। तो जब दहेज प्रथा भी एक बुराई है, तो आप इस काम को करने के लिए मुझसे क्यों बोल रहे हो? तो बेसिकली लड़का यही तो कहेगा ना, जब ये सामाजिक बुराई हुई तो मुझसे क्यों कह रहे हो आप इस चीज को? तो इसमें कैसा होगा डिसीजन, इसमें आदमी डिसीजन खुद से लेगा, ना कि समाज के जरिए लेगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग जाने, ये बच्चा 13 साल से ऊपर तक का लेगा जब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर बच्चा आ जाता है। आपने देखा होगा बच्चे जब अपने कैरियर से संबंधित फैसले भी इसी के अंदर लेता है, इससे पहले के अंदर नहीं लेता, ठीक। इसको समझे। अब इनकी दो अवस्थाओं के बारे में आप लोग पढ़िए। इसकी दो अवस्थाओं में आपके आगे पांचवी अवस्था सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले ही है, लेकिन अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए नियम, देखो सिंपल सी एक बात है, नियम बढ़ाए या फिर जान बढ़ी है। सिंपल सा आप लोग मुझे एक बात बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर मान लीजिए किसी नियम को तोड़ने से जान बच रही है तो क्या सही बात है या गलत बात है? इसका जवाब दीजिए। इसी के अंदर बच्चा ये वाली बात करता है कि मान लीजिए रेड लाइट पर, यहाँ पर कोई रेड लाइट हो रही है और यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है और यहाँ पर किसी की एक्सीडेंट हो गया और मौत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बच्चा क्या काम करेगा, ये रेड लाइट को तोड़ देगा कि पहले उसकी जान बचाना जरूरी है, उसके बाद सामाजिक नियमों को मानना जरूरी है। तो यहाँ बच्चा सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता, उसको जो सही लगेगा उसी को उस काम को करेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा सोचता है रेड लाइट का तब तक वेट करूंगा तब तक बेचारा मर जाएगा, इससे बढ़िया रेड लाइट को तोड़कर इसकी जान बचाता हूँ, उसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो ये होता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें नियम से को नहीं मानता है बच्चा, सामाजिक नियमों को तोड़ देता है, सामाजिक नियमों को इसके अंदर। अगला है इसी की छठी अवस्था, वो है आपकी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ये कहते हैं कि इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें कैसा व्यवहार करता है, अपने बच्चा खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। फॉर एग्जांपल जैसे भगत सिंह जी एक छोटी एज में, बहुत छोटी एज के अंदर ही इन्होंने एक डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया कि हमारे देश को, हमको आजादी दिलानी है, हमको हमारे देश को आजाद करना है, ठीक है। अब इन्होंने डिसीजन ले लिया इस काम का, तो दूसरों के मानकों के अनुसार नहीं चला। गांधी जी क्या कहते हैं कि अहिंसा का रास्ता अपनाओ, ये कहते थे मुझे तो आजादी लेनी है, चाहे हिंसा से हो चाहे अहिंसा से हो, मुझे अपने देश को आजाद कराना है। अगर मैंने अपने देश को आजाद नहीं कराया तो मेरी आने वाली जो पीढ़ियां होगी, जो पुश्तें होंगी, वो भी गुलाम पैदा होगी। तो बाकी के जो दूसरे लोग बोलते थे कि नहीं आपस में बैठ के बात कर लो, नहीं इनको राज करने दो, कोई बात नहीं, इन्होंने दूसरों के मानकों को नहीं माना, ना ही दूसरे के व्यवहार को माना। इन्होंने डिसीजन कैसे लिए, इन्होंने डिसीजन खुद से लिए, इन्होंने डिसीजन क्या लिए, खुद से लिए। और इसमें जो किशोर होता है ना, वो दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। जैसे भगत सिंह हमारे लिए, ठीक है, किसके लिए इन्होंने कुर्बानी दी थी, किसके लिए शहीद हुए थे, हमारे लिए शहीद हुए थे ताकि हम लोगों को आजादी मिल सके, ठीक है। तो ये होती है आपकी इसके अंदर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अंदर।